चलिए आप सभी लोगों को नमस्ते और हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और देखते हैं हम लोग फटाफट करके आज 147 नंबर सेट का डिस्कशन आपका होना है। आप देख पा रहे होंगे 147 नंबर सेट का डिस्कशन आपका होना है। और आप सभी लोग मेरे भाई फटाफट करके मैसेज करिएगा मेरी आवाज जा रही है या नहीं जा रही है। चलिए शुरू करते हैं। क्या किसी को कोई दिक्कत बताइए, शुरू किया जाए। तो आज की जो क्लासेस है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका ऐसा है जो आपके कंसेप्ट को चेक करता है और ये कंसेप्ट आपको कहीं ना कहीं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी प्रेरित करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए आंसर क्या करेंगे। सबसे पहला तो क्वेश्चन को यह देखना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। हमेशा अप्रोच होना चाहिए कि क्वेश्चन को समझिए बारीकी से और बनाइए आराम से। कह रहा है एक वस्तु की बात कर रहा है, जो वस्तु हमारा है उस वस्तु को क्या करना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु है। क्वेश्चन में यहां पे क्या कह रहा है कि एक वस्तु की बात कर रहा है और जो वस्तु हमारा है, क्या हो रहा है, एक वस्तु की बात हो रही है। और एक वस्तु को कैसे, तो मेरे भाई एक वस्तु को बोला गया कि ऊर्ध्वाधर रूप से, कैसा ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है। देखिए ऊपर की ओर फेंकना को ही ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तब कहता है जब उसको आप फेंकते हो तो बताइए उच्चतम बिंदु पर उसकी क्या सिचुएशन होगी, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर किसी भी वस्तु को अगर आप ऊपर की ओर फेंकते हो तो जाहिर सी बात है एक सतह, एक ग्राउंड सरफेस बनाना पड़ेगा जहां से ये पता चल पाए कि हम यहीं से किसी वस्तु को फेंके हैं। अब वस्तु अगर हमारा होगा तो कुछ इस तरीके से हम बना लेंगे कि ये हमारा वस्तु है, इसको मान लेंगे हमारा एक वस्तु है। और इस वस्तु को जमीन की सतह से, जो हमारा धरती है, पृथ्वी की सतह से इस वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। जब इस वस्तु को फेंकेंगे तो फेंकने के समय कुछ ना कुछ इसमें प्रारंभिक गति चाहिए, तभी ये ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन ये ऊपर की ओर तो जाएगा। अगर ये वस्तु ऊपर की ओर जाएगा, अगर ये वस्तु ऊपर की ओर जाएगा तो जाहिर सी बात है कब तक जाएगा मेरे भाई, जब तक इसकी गति शून्य नहीं हो जाएगी तब तक ये जाता जाएगा। और कोई ना कोई एक ऐसा हाइट तो जरूर आएगा जहां पर ऊपर ले जाने वाला गति जीरो हो जाएगा। आप किसी भी चीज को फेंक करके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। अगर आप किसी भी चीज को अगर ऊपर की ओर अगर उछालते हो, ऊपर की ओर अगर भेजते हो और उसको कुछ ना कुछ यू वेग से आपको फेंकना पड़ेगा। लेकिन अगर वह अपने मैक्सिमम हाइट पर होता है, अगर वह अपने महत्तम ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तो याद रखना मेरे भाई ऊपर ले जाने वाला वेग का वैल्यू जीरो हो जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं इस बात को आप समझिएगा। अगर कोई वस्तु अपने महत्तम ऊंचाई पर चला जाता है, अगर वो कोई वस्तु अगर अपने मैक्सिमम हाइट पर चला जाता है, यहां से चल करके अगर वो अपने महत्तम ऊंचाई पर चला जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका अंतिम वेग जीरो हो जाएगा। तो मेरे भाई मैक्सिमम हाइट के लिए अंतिम वेग हमेशा जीरो होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। यहां पर क्वेश्चन वैसा ही पूछा है कि उच्चतम बिंदु पर बताइए इसका अंतिम वेग क्या होगा, जीरो। ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग हमारा जीरो होगा। तो मेरे भाई उच्चतम बिंदु पर क्या जीरो हो रहा है, तो उच्चतम बिंदु पर अंतिम वेग जीरो, जिसको हम लोग कहते हैं ऊपर ले जाने वाला जो वेलोसिटी था उसकी वैल्यू क्या हो रही है, तो यहां पर जीरो हो रही है। चलो वेग तो हमारा शून्य होगा, वेग हमारा गैर शून्य बोला तो ये गलत हो जाएगा। वेग और त्वरण दोनों शून्य की बात कर रहा, आगे हम लोग को त्वरण देखना है। मेरे भाई जब कभी भी अगर वस्तु हमारा ऊपर की ओर जा रहा होता है तो एक बात बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये हमारा कैसा मोशन है, तो ये हमारा ग्रेविटी के अगेंस्ट मोशन है। ग्रेविटी नीचे काम करता है और ये उसके अगेंस्ट गति कर रहा है। और जब कभी भी हमारा ऊर्ध्वाधर गति होता है, नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, तो याद रखना इसमें जो भी त्वरण हमारा होगा वह त्वरण हमारा किस रूप में होगा, तो गुणितीय त्वरण के रूप में होगा। तो मेरे भाई गुणितीय त्वरण अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको जी मिलेगा जो कि नीचे काम करता है। आपको जिस भी बिंदु पर चेक करना चेक कर सकते हो, जी यहां भी होगा। आपको मन करता होगा यहां चेक करने का, आप यहां चेक कर लीजिए। आपको मन करता होगा यहां चेक करने का, यहां चेक कर लीजिए। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना कि जब कभी भी किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जब वो अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचता है, जब वो अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो ऊपर नहीं जा पाएगा। जब ऊपर नहीं जा पाएगा इसका मतलब अंतिम वेग जीरो हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट पर अंतिम वेग तो जीरो हो गया। और एक बात बताइए कि गुणितीय त्वरण का मान तो मेरे भाई किसी भी सिचुएशन में कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो गुणितीय त्वरण का मान हमारा कांस्टेंट होता है। हर एक जगह जी ही लगेगा और जी आपको ऑलवेज कांस्टेंट मिलेगा। ये जी आपको कांस्टेंट मिलेगा। मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कुछ इस तरीके से हमारा यहां पर होना है। तो हम लोग यहां पर सीधा कहेंगे क्या दोनों शून्य हो जाएगा, नहीं। क्या दोनों शून्य हो जाएगा, नहीं मेरे भाई। इस बात को ध्यान रखना, यहां वेग और त्वरण दोनों शून्य होने की बात कर रहा है। वेग और त्वरण दोनों को शून्य होने की बात कर रहा है, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा।
वेग शून्य होगा और त्वरण हमारा गैर शून्य होगा, इसका मतलब है मेरे भाई कि ये आंसर सही है। वेग शून्य होगा और त्वरण हमारा शून्य नहीं होगा, यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग यहां पर करेक्ट करेंगे। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। इसमें किसी को दिक्कत है तो बता सकते हैं, यही कंसेप्ट आपसे चेक करना चाह रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि दो पिंड हमारा दे रखा है जिसका द्रव्यमान 1 kg और 4 kg है, और उसकी समान गतिज ऊर्जा को फोकस करना। मेरे भाई क्या समान है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऐसे ऐसे पॉइंट को तो हमेशा अंडरलाइन कीजिए। समान गतिज ऊर्जा के साथ गति कर रहा है, तब कह रहा है कि रेखीय संवेग का अनुपात क्या होगा। रेखीय संवेग का अनुपात क्या होगा मेरे भाई, अगर सिंपल बोला है कि रेखीय संवेग का अनुपात क्या होगा, तो रेखीय संवेग का अनुपात P1 अनुपात में आप P2 समझिए, ये रेशियो आप समझिए। यहां पर कहीं नहीं बोला कि 1:2, यहां पर कहीं नहीं बोला है कि 2:1, नहीं बोला तो इसका मतलब समझिए 1:2, और P हमारा संवेग है तो संवेग का अनुपात पूछा गया है। तो आप सीधा कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, संवेग के साथ हमारा ऐसा रिलेशन होता है और ये P²/2m होता है। ऐसी परिस्थिति में द्रव्यमान आपको दे रखा है यहां पर 1 kg और 4 kg का द्रव्यमान वेरिएबल है। जब क्या संवेग कह रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, इसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, इसी को कांस्टेंट कह दिया है क्योंकि वो एक समान की बात कर रहा है, इसका मतलब वो कांस्टेंट है। गतिज ऊर्जा कैसा, तो समान गतिज ऊर्जा का मतलब होता है गतिज ऊर्जा कांस्टेंट। तो क्या इसको हम ऐसा कह सकते हैं मेरे भाई कि P² जो हमारा होगा वो समानुपाती यहां पर m का हो जाएगा, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट गुना में कांस्टेंट कांस्टेंट हो जाएगा, और जब कोई कांस्टेंट टर्म इक्वल टू में घुसता है तो समानुपाती लेकर के आता है। तो फाइनली हमारे पास जो रिलेशन होगा वो P² समानुपाती m का हो जाएगा। और इसको लिखने का तरीका हमारा क्या होगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे P समानुपाती √m का हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप स्क्वायर हटाओगे, जैसे ही आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटा दिए रूट चढ़ गया इधर। अब इसका रेशियो लिख दीजिए, रेशियो अगर लिखिएगा तो आप कहेंगे P1 अनुपात में अगर P2 लिखेंगे तो मेरे भाई याद रखना सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये दोनों समानुपाती है तो आपको अंडर रूट में कहना पड़ेगा M1 अनुपात में क्या, तो M2। अब आपको पता है कि M1 और M2 कितना दे रखा है, तो जो पहले दे रखा है उसको आप M1 कह दीजिए, जो बाद में दे रखा है उसको आप M2 कह दीजिए। तो M1 का मान इतना kg, M2 का मान इतना kg जो कि आपको दिख रहा है, इसका मतलब है 1 हमारा कितना, तो कहेंगे 4, और 1/4 का मतलब 1/2 हो जाएगा रूट से बाहर आने के बाद। तो यहां से फाइनली ये पता चल गया कि जो संवेग का अनुपात हमारा होगा, जो संवेग का अनुपात होगा वो हमारा 1:2 होगा। इस तरीके से मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग यहां पर बी करेंगे करेक्ट। एक बात याद रखिएगा मेरे पास, बहुत बार, एक बार की बात नहीं है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चंस खास करके इस फार्मूला पर, ये वाला जो फार्मूला आप यहां पर देख रहे होंगे कि P समानुपाती √m का होता है, संवेग समानुपाती √m का होता है। मेरे भाई मैं आपको लिख देता हूं, एग्जाम में धड़ल्ले से क्वेश्चन आता है, एग्जाम आस्किंग क्वेश्चन आपका हो सकता है, इसलिए किसी भी सूरत में इस रिलेशन पर क्वेश्चंस को जो आपको दे रखा है इस पर प्रैक्टिस कर लेना, और क्वेश्चंस में गलतियां नहीं करना है आपको। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक किसी चालक तार की लंबाई को दोगुनी करनी है। मेरे भाई कंडक्टर की बात कर रहा है, चालक की बात कर रहा है। चालक का मतलब कंडक्टर होता है, और चालक तार की लंबाई को दोगुनी कर देना है। अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा है तो इसका मीनिंग आप क्या समझते हैं कि कोई चालक है, कोई तार है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा होगा, और उसकी जो लंबाई है बाद की लंबाई, वो लंबाई पहले के लंबाई का कितना गुना कर देना, दोगुना कर देना, इसका मतलब ये होता है। और आगे कह रहा है कि उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा उसको आधा कर दिया जाए। तो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसको आधा कर करना है, इसका मतलब जो A2 है वो हमारा A1 हमारा 2 हो जाना है। तब मेरे भाई कहता है कि आप बता दीजिए ऐसी परिस्थिति में कि प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हमारा यानी कि R2 क्या हो जाएगा, ये कह रहा है। तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं किसी भी चालक के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा होता है ρ × L/में। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है किसी चालक तार की लंबाई को दोगुनी कर रहे हैं, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को आधा करना है, तो प्रतिरोध क्या होगा। मेरे भाई कहीं पर भी ऐसा कह रहा है कि तार अलग अलग है, इसका मतलब तार कहीं ना कहीं सेम है। आपने तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे सर एक तो रेजिस्टेंस हमारा होगा, अगर मान लेते हैं कि कोई हमारा कंडक्टर है, और अगर मान लेते हैं ये कंडक्टर जिसकी लंबाई L है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर A है, और अगर जिस पदार्थ का बना हुआ रो है तो उसकी रेजिस्टेंस ये होगा। लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, तो इसी फॉर्मूला पर हमारा आधारित होगा। लेकिन वो रेजिस्टेंस R' कह देते हैं, और इसको कहते हैं ये हमारा रो होगा। लेकिन लंबाई कितना हो रहा है, तो लंबाई हमारा कितना कहेंगे, यहां पर जो लंबाई है पहले जो लंबाई L है उसको आप 2L कर दीजिए सर। और नीचे में जो एरिया आपको दे रखा है वो A, अब एरिया को
आप a/2 कर दीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो रो l अपॉन में a को सबसे पहले साइड करने का कोशिश करेंगे, और जैसे इसको साइड करेंगे तो बचेगा क्या हमारा, तो 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये 4 से गुणनफल हो गया मेरे भाई। हम लोगों को दिख रहा है कि r डैश जो हमारा होगा वो कहीं ना कहीं 4r के बराबर हो जाएगा, यानी कि बाद का प्रतिरोध पहले के प्रतिरोध का 4 गुना हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रो l अपॉन में जो a है इसको कहीं ना कहीं हम r कहते हैं, इसको कहीं ना कहीं हम लोग r कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका प्रतिरोध जो होगा मेरे भाई बदल जाएगा। आप लंबाई और एरिया को छेड़छाड़ किए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो गया, पहले का 4 गुना हो जाएगा, और आप आंसर करेंगे सी। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मेरे भाई आप उसको अप्रोच को यूज करिएगा तो बन जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। इस क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं। जितने लोग लाइव देख रहे हैं, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन के आंसर सही करके बताते हैं। आप लोगों का कंसेप्ट जानना चाहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर कितने लोग सही करते हैं। और जो लोग मेरे थ्योरी की क्लासेस को करते होंगे, हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन को सही करके आएगा। बताइए इस क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। सबसे पहला हमारा क्या कहता है, तो लेंस की बात कर रहा है। तो एक बात आप हमेशा के लिए याद रखिएगा मेरे भाई, कि जो अवतल लेंस की कहानी होती है ना, जो अवतल लेंस की कहानी होती है वही हमारा दर्पण में अगर देखिएगा तो वो उत्तल दर्पण की कहानी होती है। और एक को आप याद रखिए ना, किसी किसी को उत्तल दर्पण के बारे में याद रहता है, क्योंकि दर्पण आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो लेंस अपने आप हो जाएगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी इसकी होगी वही प्रॉपर्टी इसकी होगी। तो मेरे भाई उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक इमेज बनाता है, तो जो इसके लिए हम लिखेंगे सेम उसके लिए ये भी होगा। ये कैसा इमेज, तो हमेशा काल्पनिक इमेज बनाता है। हमेशा का मतलब है कि हमेशा, ये कभी वास्तविक इमेज नहीं बना सकता ये दोनों। उसके बाद काल्पनिक अगर इमेज होगा तो आप बताइए मेरे भाई हमेशा सीधा प्रतिबिंब होगा कि नहीं होगा। आप कहें सर काल्पनिक होगा तो सीधा ही होगा, इसमें सोचना क्या है। और अगर काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होगा तो आवर्धन की वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस में होगी कि माइनस में होगी। तो मेरे भाई अगर सीधा इमेज बनता है तो मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव मान दिखाता है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात आपको यह समझना है कि जब कभी भी उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो यह छोटा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा नहीं, यह हमेशा ही छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये हमेशा कैसा इमेज बनाता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ये भी बात आपको किसी भी सूरत में ध्यान रखना। ये कभी बड़ा इमेज नहीं बनाता है, ये जब भी बनाएगा तो छोटा इमेज ही बनाता है। ये बात आपको किसी भी सूरत में ध्यान रखना है, ये समान आकार का नहीं बनाएगा, ध्यान रखना। तो मेरे भाई हमारे सामने आभासी का मतलब काल्पनिक सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो आप देख लीजिए काल्पनिक सीधा छोटा, इसका मतलब अवतल लेंस के लिए जो उत्तल दर्पण की कहानी है वही अवतल लेंस की कहानी है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा किसी भी सूरत में करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है, अभी चेक करेंगे सभी लोगों का आंसर। अगला हमारा कहता है कि जो उत्तल दर्पण हमारा होता है, ये तो अवतल लेंस के बारे में पूछा, जो अवतल लेंस की कहानी है वह उत्तल दर्पण की कहानी है। अगला हमारा है उत्तल दर्पण की हम बात करते हैं। मेरे भाई एक और बात आप समझ लीजिए, जब कभी भी हम लोग उत्तल दर्पण की बात करते हैं जिसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं, जब कभी भी उत्तल दर्पण की बात करते हैं, तो जब कभी भी हम लोग उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि अगर हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण को हम कॉन्वेक्स लेंस के नाम से हम जानते हैं। उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उत्तल दर्पण को कहते हैं ये कॉन्वेक्स, उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स हम लोग मिरर कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या तो बता रहे हैं, उत्तल दर्पण की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई याद रखना, ये प्रकाश को फैलाता है। ये दर्पण ऐसा दर्पण है जो प्रकाश को क्या करता है, कहेंगे प्रकाश को ये फैलाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये प्रकाश को फैलाता है, इस बात को ध्यान रखें। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं डाइवर्जिंग मिरर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चंस को समझते हैं मेरे भाई। क्वेश्चंस हमारा क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाता है, यानी कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं हमारा डाइवर्जिंग मिरर है। ये कैसा मिरर है मेरे भाई, तो ये डाइवर्जिंग मिरर हमारा होता है। और जो डाइवर्जिंग मिरर हमारा होता है ना, जहां जहां मेरे भाई प्रकाश को फैलाने की बात आती है वहां इसको आप लगा दीजिए, प्रकाश को फैला देगा। अब गाड़ी का जो साइड मिरर होता है ना, तो उस पर प्रकाश जितना फैल पाए, जैसे प्रकाश पड़ेगी तो प्रकाश अगर फैलती है तो ज्यादा फैलेगा, तो ज्यादा पीछे का चीज दिखेगा ना। आगे का हेडलाइट फैलता नहीं, हेडलाइट जो होता है वो प्रकाश को नजदीक एक जगह जमा करता है, इसलिए सीधा जाता है। लेकिन कार का जो साइड मिरर होता है, रियर व्यू को देखने के लिए, पीछे का चीज को देखने के लिए, वो याद रखना उत्तल दर्पण का होता है, चूंकि वो प्रकाश को फैलाता है। और इसीलिए तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कहां होता है, तो मेरे भाई इसका अगर उपयोग अगर आप करना चाहते तो इस तरह से हम कह दिए कि ये हमारा पानी से भरा, ठीक है।
अब इसमें हम क्या करते हैं, अब इसमें हम क्या करते हैं मेरे भाई, तो इसमें एक काम करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, तो पानी के बुलबुला को हम घुसा देते हैं, इसके अंदर पानी के बुलबुला को घुसा देते हैं और ये पानी का बुलबुला अंदर में जाकर घुस गया। एक बात बताइए मेरे भाई, पानी का बुलबुला अगर अंदर में घुसेगा तो अंदर में तो खाली जगह कर देगा, जहां पानी का बुलबुला घुसेगा तो पानी के बुलबुला में तो अंदर खाली होगा। ये लाल कलर का चारों तरफ पानी है, अंदर में हवा आ गया, खाली हो गया। जैसे ही बुलबुला बनेगा तो बुलबुला में हवा होता है, ये तो हवा है अंदर में, और यहाँ पानी है मेरे में, पानी में पता चलता है पानी है। अब आप देखो कैसे करते हैं आप कहोगे सर ऐसी परिस्थिति में हम इसको क्या मान रहे हैं, तो हम इसको पानी कह रहे हैं और इसको हम क्या कह रहे हैं, तो इसको हम यहाँ हवा कह रहे हैं। अब एक बात बताइए मेरे भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक लाइन आप पढ़ते होंगे और एक लाइन आप समझते होंगे कि जब कभी भी हमारे सामने में उत्तल लेंस की बात होती, समझना गौर, जब कभी भी उत्तल लेंस की बात आती है तो उत्तल लेंस कुछ ऐसा होता है, अगर इस पर प्रकाश पड़ती तो प्रकाश को नजदीक लाता, प्रकाश पड़ती तो प्रकाश को नजदीक लाता। एक हमारा अवतल लेंस होता है, और अगर हम इस अवतल लेंस की अगर चर्चा करते हैं तो ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है, और जैसे प्रकाश उस पर पड़ती प्रकाश को फैलाता, जैसे प्रकाश पड़ती प्रकाश को फैलाता, फैलाता कौन है, तो अवतल लेंस फैलाता। तो मेरे भाई एक बात बताइए, आप दर्पण आप जो है नियम पढ़ते होंगे, आप पढ़ते करिए, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो दूर भागती है विलंब से, जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो नजदीक आती है विलंब। मेरे भाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये पानी है, ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम है, इधर हवा है, तो आप ये कह सकते हो मेरे भाई कि पानी कैसा माध्यम है, तो पानी है तो आप कह सकते हो सर पानी जो है ना इसको आप सघन कह दीजिए, क्या इसको कहने में सघन माध्यम कहने में किसी की दिक्कत है? क्या हवा को, ये जो हवा है क्या इसको हम विरल नहीं कह सकते? बिल्कुल। अब मेरे भाई जैसे ही इसमें मान लेते कि जैसे इसमें प्रकाश पड़ेगी, जैसे ही मान लेते कि ये पानी से जैसे हवा में प्रकाश जाएगी, ये क्या होगा मेरे भाई, अविलंब से दूर भागेगा। जैसे इस पर प्रकाश पड़ेगी, जैसे प्रकाश पड़ेगी तो ये अविलंब से दूर भागेगा, और ऐसा फील भी होता है कि सघन से विरल अगर जाएगा तो अविलंब से दूर भागेगा। जब अविलंब से दूर भागेगा तो प्रकाश को फैला देता है, जब प्रकाश को फैला देगा तो वह अवतल लेंस की तरह काम करेगा मेरे, ये फैला रहा प्रकाश को और ये अवतल लेंस की तरह काम करेगा। तो पानी में हवा का बुलबुला अगर घुस गया तो ये हवा का बुलबुला मेरे भाई अवतल लेंस की तरह काम करेगा, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या करेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर अंदर में विरल माध्यम, बाहर में सघन माध्यम, प्रकाश देगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अवतल लेंस होगा, यहाँ उत्तल लेंस लिख दिया था जो कि गलत है। तो मेरे भाई ये आपका स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट आपका राइट है। तो इस परिस्थिति में आप इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाओगे तो आप आंसर क्या करोगे, तो आपके आंसर यहाँ पर डी होंगे, क्योंकि दो स्टेटमेंट तो कम से कम सही है। तो ऑप्शन डी करिए, एक से अधिक वाला राइट आंसर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जल्दी बताइए मेरी आवाज जा रही है कि नहीं, सही से फ्रेश है कि नहीं, जल्दी से, फास्ट, टाइम नहीं है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करना है, जल्दी बताइए, जल्दी, फास्ट। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पास्कल के नियम पास्कल के नियम को बताना है मेरे भाई। तो आपको ध्यान रखना है एक चीज मेरे भाई, आपको ध्यान रखना, अगर हम पास्कल्स लॉ की बात करते हैं, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर पास्कल्स लॉ की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है पास्कल्स लॉ हमेशा शांत द्रव में लागू होता है, शांत द्रव में लागू होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये कहां पर, तो ये शांत द्रव में लागू होता है, इस बात को ध्यान रखना। ऐसा द्रव जो बहता हुआ द्रव में लागू नहीं होगा, ये जब भी लागू होगा तो शांत द्रव में लागू होगा, ये गैस में लागू नहीं होगा, ठोस में लागू नहीं होगा। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, पास्कल्स लॉ कभी भी ठोस में लागू नहीं होता है, पास्कल्स लॉ कभी भी गैस में लागू नहीं होता है। पास्कल्स लॉ जब भी लागू होगा तो उसका कंडीशन है, ये जब भी लागू होगा तो वह शांत द्रव में लागू होगा, और ये जो द्रव होना चाहिए ये असंपीड्य द्रव होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है ये हमारा असंपीड्य द्रव होना चाहिए, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखें। ये कैसा होना चाहिए, इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, और इनकंप्रेसिबल कभी गैस हो नहीं सकता है, तो ये इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इनकंप्रेसिबल द्रव पदार्थ हमारा होना चाहिए, असंपीड्य होना चाहिए कि दबाने से भी ना दबे। ब्रेक का नाम सुनो, हाइड्रोलिक लिफ्ट का नाम सुनो। एक बात बताइए मेरे को, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह जो हमारा है, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह जो हमारा है, एक बार देखिए तो कमेंट सेक्शन में सही से, नासिर जी कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहा है क्या?
तो आपको एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, आज के जमाने में जितने भी हाइड्रोलिक चीज आ गया, हाइड्रोलिक का मतलब आप समझते हैं, उसमें तेल भरा हुआ रहता है, द्रव पदार्थ भरा हुआ रहता है। यहां अगर प्रेशर देगा ना तो वहां पर प्रेशर आ जाता है। तो प्रेशर का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, हर एक जगह प्रेशर बराबर बढ़ता है। तो इसलिए आप जब ब्रेक यहां अप्लाई करते हो तो कम थोड़ा ही दबाते हो और आपको हार्ड ब्रेक लग जाता है। अभी के जमाने में सब हाइड्रोलिक ही आ रहा है हर चीज। तो मेरे भाई पास्कल्स का ही एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक के लिए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जहां पास्कल्स दिखे, यहां जहां हाइड्रोलिक दिखे, समझ लेना वहां पास्कल्स का एप्लीकेशन यूज होता है। और कंडीशन है पास्कल का, कहां लागू होगा तो शांत द्रव में लागू होगा। कहां लागू होगा तो असंपीड्य पदार्थ में लागू होगा। कहां लागू होगा मेरे भाई तो कहेंगे ओशियान द्रव में लागू होगा। ये क्या, कहां पे, ओशियान द्रव में लागू होगा, इस बात, ये सब कंडीशन में लागू होता है, इसमें लागू होता है। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लेते हैं मेरे भाई, इस बात को आप समझिए, बहुत ही आसान सा चीज है। मान लेते किसी गाड़ी को लिफ्ट कराना, उठाना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें द्रव पदार्थ को भर दीजिए, लेकिन ऐसे द्रव पदार्थ को इसमें भरिए, ऐसे द्रव पदार्थ को इसमें आप भरिए, ऐसे द्रव पदार्थ को आप इसमें भरिए, ऐसा द्रव पदार्थ को आप भरिए कि जो दबाने से मेरे भाई दबे नहीं। ये नहीं कि गैस भर दीजिए, दबाए, यहां यहीं पिचक गया। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, मान लेते हैं किसी लेवल में यहां पर हम लेके जाते हैं और यहां पर एक गाड़ी को उठाना है और इस गाड़ी को लिफ्ट कराना, इतनी भारी गाड़ी को लिफ्ट कराना, तो गाड़ी का वजन कितना होगा, तो नीचे होगा। और आप फोर्स, छोटा सा फोर्स यहां लगाएंगे, क्योंकि इसमें आप द्रव पदार्थ फिल कर दिए हैं, ऐसा पदार्थ फिल किए हैं जो कि हमारा मेरे भाई शांत द्रव भी है। ये कैसा द्रव है कहेंगे, यहां पर शांत द्रव है। और साथ ही साथ द्रव हमारा है वो असंपीड्य। ये द्रव कैसा है तो कहेंगे ये हमारा द्रव असंपीड्य होना चाहिए। अगर संपीड्य द्रव होता तो यही दब जाता था, तो ये उठता ही नहीं। तो मेरे भाई पास्कल का कहना यह है कि जो असंपीड्य पदार्थ अगर होगा, शांत द्रव अगर होगा, अगर यहां का जो प्रेशर होगा वही यहां का प्रेशर होगा, जो यहां का प्रेशर होगा वो यहीं का प्रेशर होगा, जो यहां का प्रेशर होगा वो यहां का प्रेशर होगा, यानी हर एक जगह का प्रेशर हमारा बराबर होगा। अगर हम थोड़ा भी प्रेशर को अगर यहां पर बढ़ाएंगे तो ये इसमें भी प्रेशर बढ़ेगा, यहां अगर दबाएंगे तो उतने ही प्रेशर से ये ऊपर की ओर उठेगा। इसलिए यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर को बराबर कर देंगे। मान लेते कि ये पॉइंट ए है तो इसको कहेंगे प्रेशर ए, यहां पर पॉइंट बी है तो इसको कहेंगे हम, यहां पर प्रेशर कितना होगा, कहेंगे प्रेशर हमारा इस पॉइंट पर बी होगा। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि सर प्रेशर ए पॉइंट का और प्रेशर बी पॉइंट का जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। और आप जानते होंगे कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो मेरे भाई आप यहां कहोगे सर फोर्स पर यूनिट एरिया, तो मान लेते हैं यहां का जो एरिया है, यहां का जो एरिया है उसको आप ए मान के चलिए, इसका एरिया कितना है तो ए मान के चलिए, यहां का एरिया आप मान के चलिए कि यहां का एरिया हमारा कितना, तो यहां जो एरिया, ये वाला एरिया हमारा होगा, इसको कैपिटल ए। अरे ये एक्चुअली में ऐसा गोलाकार होता है और यहां के एरिया को कैपिटल ए मान लीजिए। तो कहेंगे सर ये वाला, तो इसको हम लोग कहेंगे यहां पर हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया स्मॉल है, और यहां पर लोड हमारा क्या, तो कहेंगे गाड़ी का वजन नीचे की तरफ हमारा काम कर रहा है, W, ये लोड अपन में एरिया और बड़ा एरिया होगा। तो मेरे भाई अगर गाड़ी का वजन पता है, एरिया क्रॉस सेक्शन इसका पता है और यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, तो कितना फोर्स लगाएंगे कि गाड़ी उठ जाएगा, यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पास्कल्स कहता है। पास्कल का कहना है कि शांत द्रव में हर एक जगह दाब हमारा क्या लगेगा, बराबर लगेगा। अगर हम यहां दबाएंगे तो इसके, इस फ्लूइड के किसी भी जगह पर दाब बराबर लगेगा। यह बात आपको ध्यान रखना है, ये दबेगा नहीं, ध्यान रखना, असंपीड्य पदार्थ होना चाहिए। तो मेरे पे हम सीधा कहेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे यहां पर पास्कल का नियम जो हमारा है, तरल पदार्थ में दाब के संचरण से है। यानी आपने यहां पर दबाया और वह दाब यहां आ गया, दाब संचरित हो गई। इसका मतलब है मेरे भाई आप सीधा कह सकते हैं कि तरल पदार्थ का मतलब तरल पदार्थ का मतलब द्रव, और द्रव कैसा होना चाहिए, असंपीड्य द्रव होना चाहिए। और उसी में किसका संचरण हो गया, तो दाब का संचरण, जो दाब यहां था वही दाब यहां पहुंच गया। आप नीचे दबाए, ये ऊपर उठा दिया, दाब तो दोनों जगह होगा। मेरे भाई दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा यही होगा, क्योंकि श्यानता नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है कि ओशियान द्रव होना चाहिए। तो जब श्यानता, ओशियान का मतलब होता है श्यानता जीरो, यहां श्यानता नहीं होगा। जब श्यानता नहीं होगा तो प्रसनाव कहां से होगा मेरे भाई, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो आप सीधा कहेंगे ऐसी परिस्थिति में मेरे भाई ए ही आपके राइट आंसर्स होंगे। और याद रखना पास्कल्स लॉ पे जो एप्लीकेबल क्वेश्चंस होते हैं, अगर कोई हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, जहां हाइड्रोलिक टर्म दिख गया समझ लेना वहां पास्कल्स काम कर रहा है, उसमें द्रव पदार्थ भरा हुआ है, यहां दबा रहे हैं वहां काम कर रहा है ब्रेक, यहां हम प्रेशर को दबा रहे हैं, यहां हम लिक्विड को दबा रहे हैं, वहां पर प्रेशर हमारा यूज हो रहा है। जो प्रेशर यहां होगा वही प्रेशर वहां पर होगा और गाड़ी में ब्रेक लग जाता है, गाड़ी लिफ्ट कर जाता है। भारी से भारी गाड़ी को आप कम प्रेशर पर कम फोर्स लगा करके आप उठा देते हो, कम फोर्स लगा करके भारी से भारी गाड़ी को उठा देते हो।
आगे चलते हैं, अगला हमारा कहता है किसी भी वस्तु का भार क्या होगा। मेरे भाई किसी भी वस्तु का भार क्या होता है आप बताइए। अगर हम किसी भी वस्तु की भार की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो आप सीधा कहोगे सर किसी भी वस्तु की भार की बात अगर करते हैं, किसी भी वस्तु का जो भार होगा हमारा कितना होगा, तो हमारा mg होगा। किसी भी वस्तु का भार कितना होगा, तो m गुना g, किसी भी वस्तु का भार mg होगा, और वही गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर उसका भार भी होता है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया कि mg हमारा होगा। अब अगर आप पृथ्वी के केंद्र पर, मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं, अगर हम पृथ्वी के केंद्र पर अगर हम देखते हैं कहां पर भार देख रहे हैं, अगर हम यहां पर भार अगर हम पृथ्वी के केंद्र पर देखना चाह रहे हैं, अगर हम भार को पृथ्वी के केंद्र पर देखना चाह रहे हैं, तो मेरे भाई ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको कहां का भार चाहिए, तो पृथ्वी केंद्र का भार चाहिए। आपको भार कहां का चाहिए, तो आप सीधा कहोगे सर पृथ्वी के केंद्र का भार चाहिए, पृथ्वी के केंद्र का भार चाहिए। और पृथ्वी केंद्र पर भार कितना होगा, तो कहेंगे m गुना जी, और केंद्र पर पृथ्वी केंद्र पर जी का मान तो 0 होता है, इसका मतलब भार 0 होगा। तो यहां पर पृथ्वी केंद्र पर भार अधिकतम कहने की, चूंकि भार की बात कर रही है अधिकतम, यहां गलत हो जाएगा, 0 होना चाहिए था। मेरे भाई ध्रुव की अगर बात करते हैं, अगर ध्रुव की बात करते हैं, अगर भार कहां पर देखना, तो भार आपको अगर ध्रुव पर देखना है, तो आप कहेंगे सर ध्रुव पर देखेंगे तो mg मैक्स होगा, तो भार भी क्या होगा, तो कहेंगे ये भी मैक्स होगा। मेरे भाई चूंकि जी का मान मैक्सिमम होता है हमारा ध्रुव पर, यहां पर कहेगा ध्रुव पर जो भार है वो ध्रुव पर हमारा कह रहा है न्यूनतम, न्यूनतम नहीं होगा, मैक्सिमम होगा। अगला मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम भूमध्य रेखा की बात करते हैं, तो भूमध्य रेखा पर जी का मान मिनिमम होता है। भूमध्य रेखा पर जो जी का मान होता है यहां मिनिमम होता है, जबकि ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अगर यहां पर जी का मान मैक्सिमम होगा, तो मेरे भाई याद रखना यहां पर किसका मान मैक्सिमम है, तो जी का मान। किसका मान मिनिमम, तो कहेंगे जी का मान मिनिमम है। अगर जी मिनिमम, अगर जी मैक्सिमम, तो भार भी क्या होगा, तो कहेंगे मैक्सिमम होगा। और अगर जी मिनिमम है तो भार भी क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर मिनिमम होगा। तो मेरे भाई यहां पर कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर ध्रुव की तुलना में कम होगा। बिल्कुल सही बात है मेरे बच्चों की, जी मिनिमम तो भार मिनिमम, इसका मतलब है इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा। मेरे भाई किसी भी धारावाही चालक लगने वाले बल की दिशा को अगर प्राप्त करना होगा ना, तो फैराडे का आप क्या करेंगे, तो लेफ्ट हैंड रूल को आप इस्तेमाल करेंगे। आप फैराडे का बाएं हाथ का नियम आप इस्तेमाल करिए, फैराडे का बाएं हाथ का नियम है। मैंने आपको कई बार बोला है फैराडे पर क्वेश्चन हमेशा आता है और ये क्वेश्चन दिया ही जाता है। तो फैराडे का एक तो लेफ्ट हैंड रूल है, किसका है, तो मेरे भाई फैराडे का है। ये फैराडे का कौन सा रूल है, तो कहेंगे लेफ्ट हैंड रूल है, इस बात को ध्यान रखना है। और ये फैराडे का कौन सा रूल है, तो कहेंगे ये हमारा राइट हैंड रूल है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर लेफ्ट हैंड रूल बोलेगा तो लेफ्ट हैंड आप अपना निकालिए, और इस लेफ्ट हैंड में आपको ध्यान रखना है कि ये अंगूठा है, और इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड, इधर हमारा करंट होगा। अंगूठा जो होता है वो फोर्स को दिखाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को, और ये करंट को बताता है। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है इस राइट हैंड रूल में, यहां हमारा जो होगा ये हमारा कहीं ना कहीं अंगूठा हमारा राइट हैंड लेंगे तो ऐसा होगा, ये अंगूठा हमारा कहीं ना कहीं मोशंस को बताता है, गति को बताता है, और जो फील्ड है वो कहीं ना कहीं फ्लक्स को बताता है, और ये करंट हमारा इंड्यूस्ड करंट को बताता है। ये हमारा इंड्यूस्ड करंट को बताता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जिसको हम लोग प्रेरित धारा के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको प्रेरित धारा हम कहते हैं। तो आपको कह रहा है कि यहां पर बल की दिशा प्राप्त करनी है तो राइट हैंड रूल से, लेकिन किसका, तो फैराडे का राइट हैंड रूल लेंगे, सॉरी फैराडे का लेफ्ट हैंड रूल लेंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई जब कभी भी आपको बल की दिशा की बात कर रहा है, फोर्स के डायरेक्शंस की अगर बात करता है, तो आप ऐसी परिस्थिति में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे फ्लेमिंग का कौन सा नियम, तो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम आप लेंगे। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है कि कौन सी घटना मेरे भाई प्रकाश के तरंग की प्रकृति और कण दोनों प्रकृति को दर्शाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा लाइट है वो डुअल नेचर का होता है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं जो हमारा लाइट है, ये लाइट हमारा क्या कहेंगे, ये हमारा डुअल नेचर का होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लाइट हमारा कैसा कहेंगे, ये डुअल नेचर का होता है, यानी कि ये दोहरी प्रकृति की होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कैसा होगा, तो याद रखना दोहरी प्रकृति का। दोहरी प्रकृति कहने का मतलब जो लाइट है वो हमारा एक तरंग भी है, और लाइट हमारा क्या, तो मेरे भाई यहां पर एक कण के रूप में भी बिहेव करता है। तो तरंग भी है और ये कण भी है। कण के बारे में कार्पासल्स थ्योरी में कण के बारे में न्यूटन ने बताया, और तरंग के बारे में किसने बताया था, तो कहेंगे हाइजेंस ने बताया था। तो मेरे भाई तरंग का जो थ्योरी दिया था वो किसने दिया था, तो हाइजेंस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और कण का जो बारे में बताया था ये किसने, तो न्यूटन ने अपने कणिका सिद्धांत में बताया था। तो मेरे भाई ये कण भी है और ये तरंग भी है, और ये लाइट की बात करता तो ये प्रूव्ड किया हुआ चीज है। और दूसरी बात आपको एक बात समझना है मेरे भाई, कि जब कभी भी लाइट की बात करता तो ये बात तो आपको समझना ही है। हम सभी लोग जानते हैं कि लाइट हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये कैसा वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से भी जानते हैं।
ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इस बात को ध्यान रखना। लाइट वेव एक विद्युत चुंबकीय तरंग हमारा होता है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। अगर हम लाइट की अगर हम बात करते हैं, इसमें बोला गया है कि बताइए कि कौन सी घटना प्रकाश की तरंग की प्रकृति और कण, तरंग की प्रकृति और कण दोनों चीज को कह रहा है। तरंग की प्रकृति और साथ ही साथ कह रहा है कि कण की प्रकृति, दोनों को प्रदर्शित करती, ये कौन सा चीज हमारा प्रदर्शित करता है। तो मेरे भाई एक बात आप समझ लीजिएगा, जो हम लिख रहे हैं यहां पर उसको समझना गौर से। अगर हम कहते हैं कि लाइट हमारा वेव है, अगर हम कहते हैं कि लाइट हमारा वेव है, लाइट हमारा वेव है, ये तरंग, लाइट को तरंग अगर कहते हैं, तो मेरे भाई तरंग कहां देखने को मिलेगा, तो तरंग आपको इंटरफेरेंस की जो घटना घटती है वहां देखने को मिलेगा। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस जिसको आप व्यतिकरण कहते हैं, जिसको आप व्यतिकरण कहते हैं, तो वहां देखने को मिलता है। आपको कहां दिखने को मिलेगा, तो आपको डिफ्रैक्शन में देखने को मिलेगा। लाइट का जो डिफ्रैक्शन होता है, लाइट का जो डिफ्रैक्शन होता है, और कहां देखने को मिल सकता है मेरे भाई, पोलराइजेशन में देखने को मिलेगा। ये कहां पर, तो पोलराइजेशन में आपको ये देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना, इन तीनों जगह पर लाइट जो होता है हमारा वो कैसा होता है, कहेंगे लाइट एक वेव की तरह दिखाई देता है, लेकिन लाइट पार्टिकल की तरह कब दिखाई देता है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना, लाइट हमारा पार्टिकल की तरह कब दिखाई देता है, तो आपको ध्यान रखना है लाइट पार्टिकल के रूप में हमारा है, तो ये आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखने को मिलता है। ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो कहेंगे ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट होता है वहां देखने को मिलता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये चीज देखने को मिलता है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट जो दिया था वो आइंस्टाइन ने दिया था, और उनका कहना था मेरे भाई कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उनका कहना था कि जब किसी मेटल पर, मान लेते हैं जब किसी मेटल पर सूरज की रोशनी पड़ती है, तो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर एमिशन करना शुरू कर देंगे, और उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, उसी घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। मेरे पास इस बात को ध्यान रखना, उससे कण तो बाहर निकल रहे हैं ना, कण क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन भी तो एक कण ही है, इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए लाइट एक पार्टिकल के रूप में, अगर लाइट को अगर आप पार्टिकल के रूप में अगर देखते हैं, अगर इसको पार्टिकल के रूप में देखते हैं, तो ये कब दिखता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दिखता है। लाइट को अगर आप वेव के रूप में देखते हैं, तो कहां दिखेगा, तीन जगह पे देखने को मिलेगा। मेरे भाई आप बताइए, इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने होंगे तो आप कहेंगे कौन सा होगा, सर विवर्तन होगा क्या, चूंकि इसमें दोनों चीज बताना है। तो मेरे भाई दोनों चीज ना तो आपको यहां दिखेगा, दोनों चीज ना तो आपको यहां दिखेगा, दोनों चीज ना तो यहां दिखेगा, दोनों चीज ना तो यहां दिखेगा। इसका मतलब मेरे भाई जब दोनों चीज यहां नहीं दिखेगा, तो आप ऑप्शन नंबर ई के साथ ही जाओगे। ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन से आप इसको संभाल के रखिएगा, और ये चीज खास करके आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई। अगला कहता है कि वेग समय ग्राफ के अंतर्गत, मेरे भाई ये आपके बीपीएससी का टीआरई का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपके बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन आया था, और हमको लगता है कि जो लोग इसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे वो लोग लगातार आंसर अच्छे से करेंगे। किसकी किसके बीच में ग्राफ है मेरे भाई, तो वेग और समय के बीच में ग्राफ है। देखो ऐसा कभी भी क्वेश्चन पूछेगा ना, किसके किसके बीच में, वेग समय, और हम लोग जानते हैं वेग समय विस्थापन में रिलेशन होता है, क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो वेग समय के बीच में अगर ग्राफ है, तो इसका मतलब उस वेग समय के बीच में अगर कोई भी ग्राफ होगा, तो उसके अंदर का एरिया जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है, वो हमेशा विस्थापन को बताता है। और इस परिस्थिति में आप आंसर को सी करोगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर एक तरफ हमारा वेग का एक्सिस, एक तरफ हमारा समय का एक्सिस, इधर हम कह दिए कि हमारा वेग होगा, इधर हम कह दिए कि हमारा समय होगा, और इसके बीच में कोई भी ग्राफ हो, दुनिया का कोई भी ग्राफ हमारा बना हुआ, फर्क नहीं पड़ता है आपको मेरे भाई, ये ग्राफ ऐसा बना हुआ है। इस ग्राफ को क्या करेंगे, इस ग्राफ को नीचे गिरा देंगे, समय एक्सिस पर गिराएंगे हमेशा, हमेशा किस पर, इस पर नहीं गिराएंगे, हमेशा नीचे गिराएंगे ऐसे। जब इसे ही गिराएंगे तो ये वाला एरिया ट्रेवल करेगा। अगर आप डायरेक्ट ये वाला एरिया निकाल लेते हो, चाहे ये जिस शेप का भी बने, रेक्टेंगल बने, ट्रायंगल बने, सर्कल बने, जैसा भी बने, अगर आप उसका एरिया निकाल लेते हो, तो यही एरिया विस्थापन को बताता है। डायरेक्ट मेथड है, इस बात को ध्यान रखना। डायरेक्ट आप कहोगे सर कितना विस्थापन हुआ है, अगर वेग समय होगा तो उसके अंदर का एरिया, वेग समय जो ग्राफ हमारा, ये ग्राफ एक्चुअली में इसको ग्राफ हम लोग कहते हैं, वेग और समय तो एक्सिस है, ये हमारा ग्राफ है, इसके अंदर का जो एरिया है वही डायरेक्ट विस्थापन देगा। तो वेग समय विस्थापन में रिलेशन होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं वेग बराबर क्या होता है मेरे भाई, विस्थापन बटा समय होता है। याद रखने के लिए वेग समय के अंदर का एरिया क्या देगा, तो विस्थापन देगा। तो ऐसी परिस्थिति में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे मेरे भाई। बीपीएससी में ये क्वेश्चन आपका टीआरई में इस बार पूछा था, ये 3.0 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, इसी तरह से अगर आप ध्यान रखना मेरे में, तो ये तो वेग समय की बात कर रहा है, लेकिन अगर यहीं पर आपको चाल समय अगर बोल देगा,
अगर आपको ये बोल देगा कि मेरे भाई इधर हमारा चाल है और इधर हमारा क्या है, कहेंगे इधर हमारा समय का एक्सिस है, तब कहो कि सर बताए ही नहीं थे आप तो। ये मेरे भाई कुछ नहीं है। अगर चाल समय के बीच में अगर कोई ग्राफ है, अगर उसके अंदर का एरिया तुम अगर निकाल लेते हो, इसको नीचे गिरा करके अंदर का एरिया निकाल लेते हो, अगर तुम इसका एरिया निकाल लेते हो तो चाल समय और दूरी में रिलेशन होगा, इसलिए डायरेक्ट कहेंगे इसका एरिया दूरी देगा। और हम पढ़ते भी हैं कि चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इसका मतलब मेरे पास चाल दूरी और समय में रिलेशन, इसका मतलब चाल और समय के बीच में कोई भी ग्राफ होगा उसके अंदर का एरिया तो दूरी ही देगा। वेग और समय के बीच में कोई भी ग्राफ होगा उसके अंदर का एरिया दूरी ही देगा। कोई भी ग्राफ हो सकता है, उसके अंदर का एरिया निकाल लिया वो डायरेक्ट निकल जाएगा मेरे भाई। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से और भी पूछ सकता है, इसमें दिक्कत क्या है? अगर आपको यहां पर कह देगा नहीं आप बताओ मेरे भाई कि यहां पर त्वरण और समय के बीच में ग्राफ है, ये त्वरण है और ये समय के बीच में ग्राफ है और ये वाला ग्राफ हमारा है, और इस ग्राफ के अंदर का एरिया निकाल सकते हो तो निकाल लो, और कहोगे सर इसके अंदर का एरिया निकाल लेते हैं, ये वाला एरिया हो जाएगा मेरे भाई। आप डायरेक्ट कहोगे कि सर इसके अंदर का एरिया अगर हम निकाल लिए, इसके अंदर का क्षेत्रफल निकाल लिए, चाहे रेक्टेंगल शेप का हो, ट्रायंगल शेप का हो, स्क्वायर शेप का हो, सर्कल शेप का, फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर एरिया निकाल लिए तो त्वरण समय और वेग में रिलेशन होता है, इसका एरिया वेग देता है, डायरेक्ट रिलेशन है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो एक्सेलरेशन होता है मेरे भाई वो डीवी अपॉन में dt होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये चीज आपको एकदम माइंड में सेट कर लेना और क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। वही कह रहा, वेग समय के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, तो वेग समय के बीच आने वाला जो हमारा ग्राफ है उसके अंदर का जो एरिया है, उसके अंदर आने वाले जो क्षेत्रफल है वो डायरेक्ट विस्थापन को बताता है। आंसर करेंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला कहता है मेरे भाई कि 100 ग्राम पानी का तापमान 20 डिग्री से 80 डिग्री टेम्परेचर करने के लिए बताइए उसमें कितनी आवश्यक उष्मा देनी होगी, ये आपको बताना है। एक बात बताइए, आप घर में पानी गर्म किए हैं कि नहीं किए हैं? और मैं लिख के दे देता हूं, ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आप मेरे भाई सीना ठोक करके आप आंसर करके आओगे। जब भी मेरे भाई आपको तापमान में अंतर करने की बात करती है क्वेश्चन, जब भी आपको तापमान में अंतर करने की अगर बात करती, जब मैं तापमान में अंतर करने की अगर बात करती है क्वेश्चन, तापमान में अंतर करने की बात हो, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पर मेरे भाई जो फॉर्मूला यू, यहां पर विशिष्ट उष्मा का कंसेप्ट काम करता है। यहां पर विशिष्ट उष्मा, ये विशिष्ट उष्मा का कंसेप्ट काम करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। और जब भी विशिष्ट उष्मा आएगा तो एक फॉर्मूला आता है Q बराबर MS डेल्टा T, जहां S विशिष्ट उष्मा हमारा होता है, S हमारा विशिष्ट उष्मा, इस बात को ध्यान रखना। बताओ यहां ताप में अंतर हो रहा है कि नहीं? आपके पास पानी था, और कितना पानी था? 100 ग्राम पानी था, कितने तापमान 20 डिग्री पर, आप उसको कितना कर रहे हैं? तो आप उसको 80 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं। बताओ तापमान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आप घर में पानी गर्म नहीं करते हैं क्या? आप घर में सस्पेन लेते हैं, आप ठंडा पानी को गर्म करते हैं। आप यहां पर पानी ले लिए और उस पानी का तापमान को कह देते हैं आप कि सर इस पानी का जो तापमान है ये 20 डिग्री सेल्सियस है। हम कह रहे हैं कि इस पानी को गर्म करना, और पानी को आप उष्मा देकर के, यहां से हीट देकर के आप इसको गर्म करना चाहते हैं, और जब गर्म करते हैं तो इसको आप 80 डिग्री सेल्सियस करना चाहते हैं। तो बताओ 20 से अगर आप इसको 80 किए, पानी कितना इसमें है? कहेंगे सर पानी की अगर बात करेंगे ना तो इसमें जो पानी है वो हमारा कितना है? कहेंगे पानी, इसमें हमारा पानी की जो मात्रा दे रखी है वो हमारा कितना? तो पानी की मात्रा हमारा यहां पर 100 ग्राम कह रहा है। और याद रखना मेरे भाई, जब भी इस फॉर्मूला का यूज करेंगे सीजीएस यूनिट में ही रखना आपको। ग्राम है, कैलोरी में रखेंगे, ग्राम में रखेंगे। तो ये ग्राम आपको दे रखा है। और हम लोग को याद रखना, अगर इसमें क्या है तो इसमें पानी अगर है तो मेरे भाई याद रखना इस पानी के लिए एस की जो वैल्यू होती है ना, ये 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना। अगर यहीं पर बर्फ होता तो उसके लिए हाफ होता, अगर यहीं पर वाष्प होता तो उसके लिए हम लोग हाफ लेते, लेकिन अगर पानी होगा, चाहे वो कोई भी पानी हो, फर्क नहीं पड़ता है, याद रखना यहां 1 लेना है एस का मान। तो मेरे पानी को तो गर्म कर रहे हैं, बताओ कितना द्रव्यमान को कि सर 100 ग्राम है। एस का मान क्या? पानी के लिए सर एस का मान कह रहे हैं पानी के लिए 1 लेना है, तो आप 1 ले लीजिए। तापमान में कितने का अंतर कराना? तो 20 से 80, 80 में से 20 घटेगा तो कितना? कहेंगे 60 हो जाएगा। सॉल्व करिए इसको तो आपके सामने आ जाएगा कितना? तो 6000 कैलोरी उष्मा इसमें देना पड़ेगा। आपको कितना उष्मा देना पड़ा मेरे भाई? 6000 कैलोरी। लेकिन क्वेश्चन किस में दिया है? क्वेश्चन के आंसर आपके जूल में दे रखे हैं, और आपको बोल दिया है मेरे भाई कि इस तरह से आपको निकालना। और हम लोग जानते हैं एक रिलेशन, कि 1 कैलोरी का मतलब होता है 4.2 जूल। बताइए 6000 कैलोरी को जूल में बदलना है तो आप 6000 से इधर अगर गुना करोगे तो 6000 से इधर भी करना पड़ेगा आपको। और जैसे ही 6000 से गुना करोगे, 6 के 24, ये 25200 के आसपास आ जाएगा। गुना करके देख लेना, पता चल जाएगा। इसका मतलब 600 कैलोरी कितने जूल के बराबर हो जाएगा? तो इतने जूल के बराबर हो जाएगा। आपने इसको कैसे निकाला? चूंकि आपको पता है 1 कैलोरी बराबर इतना जूल होता है। मेरे भाई इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका किसी भी सूरत में करेक्ट हो जाएगा, और सी स्टेटमेंट आपके राइट हो जाएंगे।
ठीक है मुरली सागर जी, मेहनत कीजिए, सफलता श्योर मिलेगी। इस बार किसी भी सूरत में सीट खींच के लाना है आपको, ठीक है। हम एक एक बच्चे को देखते हैं, तरस आता है, एक एक बच्चे को देखते हैं मेहनत करते हुए, बहुत तरस आता है। आप मेरे भाई जितना कराते जाते हैं, मेहनत करते जाइए, आपकी जो सफलता है ना वो आपके पास दौड़ते हुए आएगी। इस बात को ध्यान रखना, बशर्ते कि पूरे कॉन्फिडेंट के साथ मेहनत करते जाओ। कभी ये मत सोचना कि हमसे नहीं होगा। जिस दिन ये लग गया कि हमसे नहीं होगा, उस दिन सोचना पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित होती है? तो कितना बार पढ़ चुके हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन उसका क्या नहीं बदलेगा, उसकी आवृत्ति नहीं बदलना है। मेरे भाई क्वेश्चन कितनी बार बता चुके हैं, ये क्वेश्चन आपको कराने लायक है। आप तुक्का भी मारोगे तो दिमाग लगा के मार सकते हो। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे? मैं जानना चाहता हूं। कह रहा है एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। 2 मीटर मेरे भाई नजदीक होगा कि दूर होगा? 2 मीटर तो नजदीक होगा। इसका मतलब आपको यहां पर कहीं ना कहीं एक चीज फील हो रहा होगा, और उसको देखने, इस दोस्त को ठीक करने के लिए, इसका मतलब आपको यहां पर कहीं ना कहीं क्या लग रहा है मेरे भाई, कि अगर नजदीक की अगर हम बात कर चुकी, उसको 2 मीटर की जो दूरी पर दिखता है, लेकिन कह रहा है कि 2 मीटर से अधिक दूरी को नहीं देख सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो नजदीक देखता है, क्या नहीं देख रहा है? वो दूर नहीं देख पा रहा है, क्योंकि वो 2 मीटर से ज्यादा देख ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब दूर नहीं देख पा रहा है। जब वो दूर नहीं देख पाएगा तो उसको उपचार कराना पड़ेगा। वो डॉक्टर के पास जाएगा और कहेगा सर हम दूर नहीं देख पा रहे हैं। जब दूर नहीं देख पा रहे हैं तो हम कौन सा लेंस लगाएंगे चश्मा में? तो मेरे भाई प्रकाश को दूर भगाने वाला एक ही लेंस होता है। जो प्रकाश को दूर तक ले जाएगा वो अवतल लेंस होता है। एक ही लेंस होता है जो प्रकाश को दूर तक ले जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं अवतल लेंस। तो चलिए यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं मेरे भाई, उपचार करने के लिए जाएंगे तो यहां पर जाहिर सी बात है कि दूर दिखाने के लिए तो आप कहेंगे सर यहां तो अवतल लेंस हो। देखो कैसे क्वेश्चन बनता है। अब अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। और एक बात जान लीजिए मेरे, मैंने आपको कई बार बोला है कि सर अवतल लेंस अगर होता है ना, उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। और अब अगर अवतल लेंस का फोकस दूरी अगर पॉजिटिव होगा तो उसका पावर भी कैसा होना चाहिए? तो पॉजिटिव होना चाहिए। मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2 मीटर से अधिक दूरी को नहीं देख पाता तो उसको दूर दिखाने के लिए अवतल लेंस उसके चश्मा में लगाना पड़ेगा। और उस अवतल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है तो पावर, सॉरी, फोकस दूरी अगर नेगेटिव होगा तो पावर भी नेगेटिव होगा। फोकस दूरी इसका नेगेटिव होता है, सॉरी, इसका फोकस दूरी नेगेटिव तो इसका पावर भी नेगेटिव होगा। इसका फोकस दूरी नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव होगा। यानी आप ऐसा चश्मा लगाइए, ऐसा लेंस लगाइए जिसकी फोकस दूरी नेगेटिव होगी, जिसका पावर नेगेटिव होगा। ये तो पावर पॉजिटिव में आंसर नहीं हो सकता, ये पावर पॉजिटिव होगा, आंसर नहीं हो सकता है। अगर कोई तुक्का मारेगा तो ऑप्शन नंबर बी मार के आएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व भी करना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको कि सर पावर का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि फोकस दूरी हमारा मीटर में दे रखा है, जो एफ है ये कहीं ना कहीं हमारा 2 मीटर मीटर में दे रखा है। जब फोकस दूरी मीटर में होता है तो पावर का फॉर्मूला 1/f लगता है, लेकिन चूंकि इसकी फोकस दूरी नेगेटिव में लेना तो यहां पर आपको माइनस एफ माइनस में आपको लेना पड़ेगा। और फोकस दूरी कितना हो जाएगा? तो फोकस दूरी -2 हो जाएगा। तो सॉल्व करिएगा तो -0.5 आपको डायप्टर होगा, क्योंकि पावर आपका डायप्टर में होता है। मेरे भाई अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था? बताइए तो, बताइए तो। आप ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते थे, बाद बाकी इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं से कोई बुराई नहीं है, आप आसानी से कर सकते थे। तो देखते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं और अगला क्वेश्चंस देखते हैं क्या कहता है, समझिए गौर से। अगला हमारा कहता है लेकिन कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? एक बात बताइए मेरे भाई, आप सभी लोग जानते हैं होंगे, कोई भी एनर्जी की बात करेंगे, कोई भी ऊर्जा की अगर बात करेंगे, अगर कोई भी एनर्जी की बात कर जाती है तो कोई भी ऊर्जा की बात करते हैं, इसका यूनिट क्या होगा? तो कहेंगे इसका ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो ये तो जूल होगा। ऐसा यूनिट अगर बोलेंगे तो मेरे भाई इसको क्या कहेंगे? तो ये हमारा जूल होगा। ये हमारा क्या होगा? कहीं इसको हम लोग जूल कहते हैं और जूल को जे से दिखाते हैं। और याद रखना 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुना मीटर। ये भी रिलेशन याद रखना आपको। तो आप सीधा कहोगे सर ऊर्जा का यूनिट बोला है ना, तो जूल तो एकदम होगा। किलोवाट आवर जो होता है, हम लोग जो घर में खर्चा करते हैं, जिसको 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खपत करते थे, 1 किलोवाट आवर होता है। ये भी तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा एक प्रकार का एनर्जी खपत होता है, ये भी तो एनर्जी का यूनिट है सर, ये भी एनर्जी का यूनिट है। क्या किलोवाट यूनिट, किलोवाट हमारा है? नहीं, ये शक्ति का यूनिट होता है। ये मेरे पास शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, ये शक्ति का ऐसा यूनिट है, इस बात को ध्यान रखना। ये ऊर्जा का नहीं है सर, नहीं है तो यही आंसर करेंगे, सीधी सी बात है, वाट किलोवाट। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आगे मेरे भाई ये साइंस का जो आप टेस्ट देख रहे हैं, जिसका डिस्कशन हम आपको करा रहे हैं, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि इस बार किसी भी सूरत में हमको एक सीट लेकर के आना है तो इस टेस्ट में बने रहना है और अपने मार्क्स को मेंटेन करना, इस बात को ध्यान रखना। चाहे क्वेश्चन किसी भी लेवल का है, आपको अच्छा स्कोर हमेशा करना है।
आगे चलते हैं और ये टेस्ट आप दीजिए, उसके बाद इस डिस्कशन में भाग लीजिए, तब आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल है ये टेस्ट। आगे चलते हैं, अगला हमारा एक रिएक्शन दे रखा है और उसमें बोला है कि मैग्नीज ऑक्साइड्स की बात करते हैं। इसका रिएक्शन हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ है, जो कि HCl के साथ है। जब इसका रिएक्शन हमारा होता तो ये हमारा MnCl2 का निर्माण होता है और साथ ही साथ यहां से क्लोरीन गैस बाहर निकलता है। मेरे भाई आपसे बोला गया है कि बताइए इसमें से उपचायक जो हमारा कौन सा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा कौन सा है। मेरे भाई एक बात आप जानते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा वो होता है जिसका रिडक्शन होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा वो होता है जिसका रिडक्शन होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उसको कहते हैं जिसका रिडक्शन होता है। इस बात को ध्यान रखना, जिसका क्या होता है तो आप कहेंगे सर जिसका रिडक्शन होता है। और जिसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन होता है यानी कि जिसका अवकरण होता है, जिसका यहां पर अवकरण होता है, मेरे जिसका रिडक्शन कहने का मतलब इसका अवकरण होता है, जिसका अवकरण होता है। और अवकरण कहने का मतलब आप समझ लीजिए जिसका क्या होगा, जिसका अपचयन होता है, जिसका मेरे भाई अपचयन, ये सब आपको एक ही लैंग्वेज होता है, जिसका अपचयन होता है। और जब भी रिडक्शंस की बात आएगी ये कंडीशन है, जब भी रिडक्शन की बात आएगी तो ये कंडीशन है मेरे भाई। सबसे पहला कंडीशन ये है, सबसे पहला कंडीशन हमारा ये है रिडक्शन के लिए कि ऑक्सीजन का क्या होगा तो कहेंगे यहां पर गेन होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा तो कहेंगे ऑक्सीजन हमारा गेन होता है। ऑक्सीजन हमारा क्या कहेंगे गेन होगा। दूसरी बात है मेरे भाई हाइड्रोजन की क्या होगी तो कहेंगे हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन हमारा है ये हाइड्रोजन हमारा क्या करेगा तो कहेंगे यहां लॉस होगा। और तीसरा हमारा कहता है, मैं छोड़ो तीसरा जाने दो, मारो गोली। मेरे भाई ये दो बात आपको समझ में आ रहा है ना। तो आप कहोगे कि सर इसमें अगर हम लोग देखते हैं ना तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम लोग देखते हैं उसके हिसाब से पता लगाते हैं। एक बात बताइए, हम मैग्नीज के बारे में पता लगाते हैं और अगर मैग्नीज का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग चेक करेंगे तो मेरे भाई हम लोग सीधा कहेंगे यहां पर क्या होगा। एक और चीज समझिए मेरे भाई, जब कभी भी आपको ऐसा बोलता है तो एक बात और है, इसमें आपको कहेंगे इलेक्ट्रॉन का गेन। इलेक्ट्रॉन का अगर गेन होगा तो भी हमारा रिडक्शन होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो किसका इलेक्ट्रॉन का गेन हो, किसमें इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? यानी x का प्लस पावर 4 होगा। x पर हम कहेंगे +4 हो जाएगा। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा। अब इस तरफ हम मैग्नीज को ही चेक करेंगे, यहां भी हम कहेंगे x होगा। लेकिन मेरे भाई जो हेलोजन फैमिली होता है, चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, कोई भी हो, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। याद रखिएगा, -1 गुना में 2 करेंगे, बराबर पावर में कुछ है तो 0 करेंगे, x बराबर कहेंगे। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +2 आ गया। मेरे भाई अगर किसी में 4 प्लस है इसका मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर किसी में +2 है इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या बता रहा है, इस बात को सूचक है मेरे भाई। यहां से अगर ये गया तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन की कमी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, कहीं ना कहीं यहां से यहां अगर गया इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता कहेंगे गेन हुआ है। और जब इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, जब इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो मेरे भाई इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया, याद रखना उसका रिडक्शन हो गया। अगर उसका रिडक्शन हो गया तो मेरे भाई वही एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। इसमें हम कहेंगे MnO2 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। और इस क्वेश्चन का आंसर हमारे ऑप्शन आप और पे चेक करके देख लेना, पता चल जाएगा। अगला मेरे पास आइसोमर बोला क्या है, और आइसोमर जो बोला गया कौन, तो आप कहेंगे इथेन प्रोपेन। आइसोमर बोला क्या है, आइसोमर में का मतलब क्या समझते हैं? आइसोमर मेरे भाई ये क्वेश्चन आपको आइसोमर पर क्वेश्चन आपका पूछा गया था, थियरी 1 में ही पूछा गया था आइसोमर पर। इसमें क्या होता है, इसका कंडीशन होता है, आइसोमर का कंडीशन होता है, कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। मेरे भाई इसका कंडीशन क्या है, इसका सबसे पहला कंडीशन है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? केमिकल फार्मूला सेम होना चाहिए। आप ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहेंगे सर इसका क्या सेम, तो इसका केमिकल फार्मूला सेम होना चाहिए, केमिकल फार्मूला सेम। दूसरी बात, इसके जो स्ट्रक्चर होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए। इसके जो स्ट्रक्चर होने चाहिए, ये स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफरेंट होगा। मेरे भाई आपको किसके बारे में बोलते हैं, इसमें तो आप चेक करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं इथेन और प्रोपेन का, तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला इथेन के बीच में 2 कार्बन का होगा, ये 3 कार्बन का, यहाँ पर 2 कार्बन का, ये 3 कार्बन का हो जाएगा। ब्यूटेन में देखेंगे तो 4 कार्बन, आइसो ब्यूटेन में भी 4 कार्बन, यही हमारा पॉसिबिलिटी है। हम अभी चेक करके आपको बताते हैं। मेरे भाई आपको अगर कोई कहता है कि बताओ ब्यूटेन क्या है, अगर हम ब्यूटेन की बात करते हैं ना, तो ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन की अगर हम बात करते हैं तो ब्यूटेन के लिए हम कहेंगे
C4, और ब्यूटेन मतलब अल्किन ग्रुप का है। ब्यूटेन किसका है तो कहेंगे ब्यूटेन जो है ये अल्किन ग्रुप का हमारा है। और अगर अल्किन का होगा तो इसका केमिकल फॉर्मूला CnH2n प्लस में 2 होता है। आप n का मान मेरे भाई 4, चूंकि मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आप n का मान 4 पुट करिए। जब n का मान 4 पुट करें तो ये C4H के साथ में आपको 4 दूनी 8 तो 10 यानी C4H10 हो जाएगा। तो मेरे भाई केमिकल फॉर्मूला अगर देखेंगे तो ब्यूटेन का यही होगा। और आइसोब्यूटेन की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं तो हम यहां पर आइसोब्यूटेन की बात करते हैं। देखो एक ब्यूटेन होता है, एक आइसोब्यूटेन, और ब्यूटेन को नॉर्मल ब्यूटेन भी कहते हैं। और आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से होगा, ये हमारा आइसोब्यूटेन होगा। मेरे भाई कितने कार्बन है? 4 कार्बन। कितने कार्बन है तो 4 कार्बन है। नॉर्मल जो ब्यूटेन था उसका क्या होगा तो मेरे भाई नॉर्मल ब्यूटेन की अगर बात करते हैं, एन लगा दीजिए। नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हमारा 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4। इसमें अगर आप हाइड्रोजन को अगर जोड़िएगा, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो यहां भी एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा। यहां पर 2 बॉन्ड बना हुआ तो 2 ही हाइड्रोजन जुड़ेगा। यहां हमारा 2 बॉन्ड है तो पहले से हमारा 2 ही हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो 3 3 6 हाइड्रोजन और 6 4 10 हाइड्रोजन। इसका मतलब कार्बन 4 गो है, हाइड्रोजन 10 गो है, कार्बन 4 गो है, हाइड्रोजन 10 गो है। मेरे भाई ये समझ रहे हैं। यहां पर देखिए आप, अगर यहां देखेंगे तो यहां पर कितना कहेंगे, यहां पर 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यहां भी एक 3 हाइड्रोजन, यहां भी 3 हाइड्रोजन, यहां 3 बॉन्ड है तो एक ही हाइड्रोजन आएगा। 3 3 6 3 9 गो हाइड्रोजन और एक 10 गो हाइड्रोजन। और कितने कार्बन? 1 2 3 4 कार्बन। इसका मतलब है मेरे भाई कहीं ना कहीं आप यहां देखिएगा तो आइसोब्यूटेन का भी जो हमारा केमिकल फॉर्मूला होगा वो C4H10 ही है। लेकिन इन दोनों में अंतर यह है कि इसका एक लंबा चेन बन रहा है और यहां पर कहीं ना कहीं ब्रांच चेन बन रहा है। तो मेरे भाई इसके स्ट्रक्चर अलग हैं, इसके स्ट्रक्चर अलग है। ये सीधा लंबा है, ये ब्रांच है, तो इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। केमिकल फार्मूला सेम है, C4H10 C4H10। और अगर ऐसा होता है तो वो एक दूसरे का आइसोमर कहलाता है। अगर ऐसा होता है तो वह दोनों एक दूसरे का आइसोमर हो जाएगा। इसीलिए ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एक दूसरे का आइसोमर होगा। आप दूसरे में भी चेक करके देख लेना। आगे चलते हैं। आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में आपको कथन पर बताना है मेरे भाई कौन सा स्टेटमेंट सही है। बताइए इस क्वेश्चन का। आपसे आयनिक की बात कर रहा है तो मेरे भाई आप एक लाइन में आप जान लीजिए, अगर हम आयनिक यौगिक की अगर हम बात करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं, कई बार हम बता भी चुके हैं कि आयनिक यौगिक बोलेगा ना तो मेरे भाई याद रखना कि जो आयनिक यौगिक होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, ये धातु और धातु के बीच में बनता है। एक धातु दूसरा क्या होगा तो कहेंगे धातु और धातु के, एक धातु दूसरा अधातु होना चाहिए उसमें, तभी आयनिक होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये हमारा कैसा होता है, आयनिक यौगिक की अगर हम बात करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मेरे भाई हाई होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा तो ये हमारा हाई होता है। साथ ही साथ मेरे भाई ये गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह करता है। कैसी अवस्था में करता है? तो ये गलित अवस्था में मेरे भाई, ये किस अवस्था में तो गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह कर, गलित अवस्था में विद्युत धारा का ये प्रवाह करता है। ये गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह करता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना, आयनिक यौगिक मेरे भाई मजबूत बंधन का निर्माण करता है। ये मजबूत बॉन्ड का निर्माण करता, मजबूत बॉन्ड का निर्माण करता, ध्यान रखेंगे इस तरीके से। लेकिन सहसंयोजक यौगिक मेरे भाई इसका जस्ट उल्टा ही होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्ड बनता है। लेकिन यहीं पर अगर हम कोवलेंट कंपाउंड की बात करते हैं, यहीं पर अगर कोवलेंट कंपाउंड की अगर बात करते हैं, एक चीज और आप जानिएगा मेरे भाई, जो कोवलेंट कंपाउंड इसको सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। आयनिक कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं, इसको आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं। साथ ही साथ इसको इलेक्ट्रो कोवलेंट कंपाउंड भी कहा जाता है। याद रखना इसी का नाम है इलेक्ट्रो कोवलेंट। आपको लगेगा ये कोवलेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इलेक्ट्रो कोवलेंट कंपाउंड भी इसको कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये दोनों नाम एक इसी का होता है। अगर कोई कोवलेंट है ना तो यहां पर अधातु और धातु के बीच में बंधन होता है। एक अधातु तो दूसरा भी अधातु होना चाहिए। यहां पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर देखिएगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अगर देखिएगा तो यहां पर हमारा लो होता है। अगर मेरे भाई इसको देखिए तो ये जल में विलय होता है। इस बात को ध्यान रखना, ये जल में क्या होता है कहेंगे विलय होता है, जबकि इसकी अगर बात करते हैं ये जल में अविलय होता है। ये जल में कैसा होगा तो कहेंगे जल में अविलय होता है। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, इस बात को, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, ये विद्युत का कुचालक होता है। इस बात को ध्यान रखना, ये विद्युत धारा का इसमें प्रवाह नहीं होता है, तो नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जबकि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, गलित अवस्था में होता है। मेरे भाई एक तो ये था, एक आपका ये था, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर बोला गया, बताइए इसमें से कौन सा आयनिक यौगिक गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं, आयनिक कंपाउंड का उच्च होगा। सहसंयोजक यौगिक जो हमारा है उसका जल में, अरे ये तो स्टेटमेंट ही गायब कर दिया, इसको 1 कह दीजिए।
इसको 2 कह दीजिए, इसको 3 कह दीजिए। बताइए आप मेरे में, पहला तो सही है। दूसरा कहता है कि जो कोवलेंट कंपाउंड हमारा है वो जल में अघुलनशील, जो में जल में अविलय है, ये कोवलेंट कंपाउंड जल में अविलय होता है। बिल्कुल सही बात है। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का संचालन करेगा मेरे भाई, गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह करेगा कौन? तो आयनिक। ये स्टेटमेंट हमारा राइट है, तीनों स्टेटमेंट सही है। आपसे पूछा क्या गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो 1 2 3 स्टेटमेंट करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चंस बताइए मेरे भाई, कितने आसान से क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहे कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा? एक बात बताइए मेरे भाई, हाइड्रोजन गैस को बाहर कौन कर सकता है? हाइड्रोजन गैस को बाहर वही कर सकता है जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। हाइड्रोजन को बाहर वो नहीं कर सकता है जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होगा। मेरे भाई एक लाइन में आप समझ लीजिए, यहां पर कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेगा, नहीं करने की बात कर रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, आप ये समझिए मेरे भाई कि हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कौन कौन होते हैं। तो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हमारा कॉपर, कॉपर से भी कम रिएक्टिव हमारा क्या होता है, यहां पर हम कहेंगे चांदी, चांदी से भी कम रिएक्टिव हमारा क्या तो सोना, इससे भी कम रिएक्टिव हमारा कौन तो कहेंगे प्लेटिनम। मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे, ये सब कम रिएक्टिव है। ये सब हमारा क्या है, तो कहेंगे ये सब हमारा क्या है, कहेंगे ये हमारा लेस रिएक्टिव होता है। ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, इससे चूंकि हाइड्रोजन को ये भगा देगा लेकिन ये हाइड्रोजन को नहीं भगा सकता है। तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन गैस को कौन बाहर करेगा? कौन करेगा हाइड्रोजन गैस को बाहर? कौन ऐसा धातु है जो हाइड्रोजन गैस को बाहर कर सकता है? तो ये बाहर नहीं कर सकता है। जो लेस रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन से वही बाहर नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव में ये सभी आते हैं, ये सभी आते हैं। क्या ये सभी ऑप्शंस में दे रखे हैं? तो आप कहेंगे सर दे रखा है, और ऑप्शन नंबर आप बी देखिए ना, दे रखा है। ये ज्यादा रिएक्टिव होगा नहीं होगा, ये तो डिस्प्लेस कर देगा, ये हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देगा। ये दोनों, ये कॉपर नहीं करेगा। कॉपर इसलिए नहीं करेगा क्योंकि कॉपर कहीं ना कहीं हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। आप जबरदस्ती रिएक्शन थोड़ी करा सकते हैं। ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। एक घोल लाल लिटमस को नीला कर देता, उसका पीएच मान आपसे पूछा गया। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, एक ट्रिक आप लोग पढ़ते होंगे, ABR और बी जो बिचला है इसको हम लोग लिटमस पेपर कहते हैं। ये कौन सा पेपर है? तो मेरे भाई लिटमस पेपर, और लिटमस पेपर का जो रंग होता है ना, या तो ब्लू होता है नहीं तो ब्लैक होता है, सॉरी ब्लू नहीं तो रेड होता है। दूसरा हमारा BRB, यहां पर भी बीच वाला हमारा लिटमस पेपर होता है। ये लिटमस पेपर का रंग होता है या तो ब्लू होगा नहीं तो रेड होगा। लिटमस पेपर मेरे भाई याद रखना लाइकेन से प्राप्त होता है। अब क्या करना है, तो ए को हम एसिड कह देते हैं, और बी जो है ये हमारा कहीं ना कहीं बेस कहलाता है, इसको आप क्षार कहते हैं। तो आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक एसिड का एक बेस का। लिटमस पेपर उसमें डालिएगा, कलर चेंज हो जाएगा। आप जैसे ही मेरे भाई एसिड वाले सॉल्यूशन में लिटमस पेपर को डालोगे, इसका लाल ब्लू जो लाल हो जाएगा। अगर बेस में अगर डाल दिए लिटमस पेपर को, तो ये लाल जो है ये ब्लू हो जाएगा। अब हम देखिए यहां पे कह रहा है कि लाल लिटमस को क्या करता है, तो नीला कर देता है। तो मेरे भाई लाल को नीला कर देना, रेड को ब्लू कर देना, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एक क्षार का सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब है मेरे भाई जो घोल होगा वो कैसा होगा, कहेंगे वो क्षार होगा। और अगर घोल क्षार हो गया तो इसका पीएच मान 7 से क्या होगा, तो ज्यादा होगा। इसका पीएच वैल्यू 7 से क्या होगा, तो कहेंगे ज्यादा होगा। ये 7 से कम नहीं होगा, 7 से कम नहीं होगा, 7 से ज्यादा। एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बताइए इसमें से विस्थापन रिडॉक्स अभिक्रिया दोनों कौन सा है। एक बात बताइए मेरे भाई, जिसमें एक ही उत्पाद बनेगा, कहां? जिसमें एक ही उत्पाद बनेगा, कहां जा रहे हैं क्या? हाँ चलिए, आप यहां पर देखिए मेरे भाई, आप कैसे ऑप्शंस को छांटते हैं उस पर आप आइए। यहां पर आप देख रहे हैं कि दो अभिकारक मिलकर के एक ही उत्पाद बना रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कैसा रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया को दिखाता है। अरे भाई एक उत्पाद अगर दिखेगा ना तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस बात को आप किसी भी सूरत में ध्यान रखिएगा, यह एक संयोजन अभिक्रिया, एक ही उत्पाद बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। इसमें देखो एक आपका प्रबल क्षार है, ये कैसा है, तो आप कहेंगे सर ये तो प्रबल क्षार है, हाइड्रोक्साइड्स, ये प्रबल अम्ल है सर। तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार। अब क्या है, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार आपको दिख गया, यहां पर प्रबल अम्ल प्रबल क्षार दिख गया। ये भी प्रबल ये भी प्रबल, दोनों प्रबल प्रबल है। ये अम्ल में है ये क्षार में है, दोनों न्यूट्रल कर देगा। और ये किसकी प्राप्ति होगी, तो कहेंगे यहां से लवण और जल मिलेगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ये कैसी अभिक्रिया है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
ध्यान रखना है कि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया तो ये तो आंसर हमारे नहीं होंगे, क्योंकि हमको चाहिए विस्थापन अभिक्रिया। यहां भी विस्थापन नहीं होगा, यहां विस्थापन दिख रहा है कि जिंक जो हमारा है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो जिंक तो कहीं ना कहीं कॉपर को धक्का मार के बाहर कर ही देगा और कॉपर बेचारा बाहर होके चला जाएगा बाहर और जिंक इसमें चिपक जाएगा। तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया है और यह एक रेडॉक्स रिएक्शंस को भी दिखाएगा। आप करके देख लेना, पता चल जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अगला है मेरे भाई एस्टरीकरण हमारा क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना एस्टरीफिकेशन का नाम आपने सुना होगा, एस्टरीफिकेशन का नाम सुने होंगे आप, एस्टरीफिकेशन का नाम आप सुने होंगे। जब एस्टरीफिकेशन का नाम आप सुने होंगे तो एस्टरीफिकेशन हमारा एस्टर बनाने की विधि को कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। एस्टर बनाने की जो विधि है, एस्टर बनाने की जो विधि है उसी को एस्टरीफिकेशन कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कि जब आप कभी भी एस्टरीफिकेशन में एस्टर बनाते हैं तो इसके लिए आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए आप कैटलिस्ट यूज करते हैं। और जो कैटलिस्ट आप यूज करते हैं याद रखना वो हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा, सांद्र H2SO4 होगा। ये भी पूछता है एग्जाम में। आप कैटलिस्ट बना रहे हैं, आप यहां पर आप कौन सा काम कर रहे हैं, तो मेरे भाई आप यहां पर एस्टरीफिकेशन से आप एस्टर बना रहे हैं। ये क्वेश्चन तो मेरे भाई बच्चा वाला क्वेश्चन है, कोई भी देख करके आंसर करेगा कि एस्टरी करण है तो इसका मतलब एस्टर ही बनेगा, तो मेरे पास साबुन ग्लिसरॉल वगैरह तो नहीं बनेगा। ऑप्शन से भी छांटते तो आंसर आपका बी ही कहता है। लेकिन आप जान लीजिए मेरे भाई कि जब कभी भी हमारा एल्कोहल का रिएक्शन, इसका रिएक्शन एल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको COOH कहते हैं इसके साथ रिएक्शन होता है, लेकिन किसके प्रेजेंस में होता है, तो H2SO4 जो हमारा है ये सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में अगर होता है तो ये जाकर के एस्टर का निर्माण करता है और एस्टर के साथ साथ यहां पर जल की भी प्राप्ति होती है, यहां पर आपको H2O भी मिलता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि कैसे एस्टर बनता है, ये रिएक्शन याद रख लीजिए, घोंट जाइएगा पूरा, इसको घोंट जाना है पूरा कि जब एल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होता है किसके प्रेजेंस में कौन सा कैटलिस्ट काम करता है, तो ये काम करता है जो रिएक्शन को फास्ट कर देगा और एस्टर के साथ जल का निर्माण करेगा। मेरे भाई यही हमारा प्रक्रिया होता है और इसी प्रोसेस को एस्टरीफिकेशन कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला हमारा धात्विक प्रकृति को घटते हुए क्रम में बताना है। मेरे भाई कौन सा एलिमेंट दे रखा है, यहां सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन दे रखा है। तो आप कहेंगे सर पहला ग्रुप में अगर देखेंगे तो पहला ग्रुप का क्या होगा, तो हलीना करब सस फरियाद, यही ना है जी। दूसरा हमारा क्या, तो सर बेमक्का सरबरा, बेमक्का सरबारा, बेमक्का सरबरा। तीसरा हम लोग चलते हैं, चलो सोडियम मिल गया, मैग्नीशियम मिल गया, एल्युमिनियम वाला कहां मिलेगा, तो मेरे भाई बोरोन फैमिली में मिलेगा। चलो बोरोन फैमिली यहां है, बल्गा एंटी, बल्गा एंटी याद कीजिए। दूसरा मेरे भाई इसके बाद कार्बन फैमिली आता है, सी गे सन पी बी। आपको मेरे भाई 4 एलिमेंट चाहिए था, चारों मिल गया, चारों के चारों मिल गए। आप कहोगे ऐसे में क्या होगा, मेरे भाई सीधी सी बात है, इधर जाएंगे जब हम लोग लेफ्ट से राइट आवर्त में जाते हैं, आवर्त को बताता है। तो आप जानते होंगे जब आवर्त में जाते हैं इधर धातु होगा उधर अधातु होगा, इसका मतलब धात्विक गुण घटेगा। इसका मतलब क्या घटेगा, तो जो धात्विक गुण होगा इधर से लेफ्ट से राइट जाने पर वो घटेगा, और अधात्विक गुण अगर घटेगा तो अधात्विक गुण तो बढ़ ही जाएगा। तो धात्विक गुण घटेगा और धात्विक गुण बढ़ जाएगा। तो मेरे भाई धात्विक गुण अगर घटेगा तो सबसे अधिक धात्विक गुण हमारा इसमें होगा। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, सबसे अगर पूछेगा तो आप रिलेशन इधर से इधर जा रहे हैं, धात्विक गुण अगर घटेगा तो आप सीधा कहोगे कि सबसे ज्यादा तो धात्विक गुण इसमें होगा, उसके बाद इसमें, उसके बाद ये सबसे कम सिलिकॉन में होगा। और मेरे भाई इस क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे बी, आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगला हमारा है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, तो मेरे भाई एसिडिक होता है। ये कैसा होगा, तो एसिडिक होता है। सबसे पहला चीज तो आप ये समझ लीजिए मेरे भाई, जितने लोग लाइव देख रहे हैं इसमें जो भी क्वेश्चन रेस्ट रह गया, थोड़ा एक इमरजेंसी काम है, जाना पड़ रहा है, ठीक है, नहीं तो करा ही देते। 21 नंबर क्वेश्चन से ये क्वेश्चन अभी हम रहने देते हैं, कल करा देंगे आपको। कल वैसे भी रात में जो है अमरजीत सर क्लास नहीं लेंगे रात में कल, तो कल मेरे पास समय अच्छा खासा होगा। 40 क्वेश्चन वो वाला, और ये जो रेस्ट बच रहा है श्योर कराएंगे, 110% कराएंगे, आप याद भी दिला दोगे, ठीक है। तो इसमें से हम इतने क्वेश्चन को अभी हम छोड़ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। 22 नंबर क्वेश्चन से हम आगे कंटिन्यू कर देंगे आपको। अभी इस क्वेश्चन को हम यहीं पर सेव करते हैं, लेकिन जितने लोग लाइव देख रहे थे सभी लोग मेरे भाई सेशन को जरूर लाइक करते जाइए। और कल कितने बजे आइएगा, तो 7 बजे आप लाइव आइएगा, कल 7 बजे लाइव आइए। और जिस रिदम में आपकी क्लासेस चल रही थी इसी रिदम में आपकी क्लासेस चलेगी।
थोड़ा कुछ अर्जेंट काम है जिसकी वजह से अभी क्लासेस को छोड़ना पड़ रहा है। मन तो नहीं कर रहा है लेकिन जाना पड़ रहा है क्योंकि एक अर्जेंट काम आ गया इस समय। ठीक है।